से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ आज हमारी कोशिश में होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश पटेल साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप? लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार। चलिए, तो हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार आप क्या कुछ खास लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो बताऊं कि शो में बताने वाले हैं आपको कि टैक्स के लिहाज से आपको शेयर बाजार का निवेशक बनने में फायदा है या ट्रेडर। और कई लोग ऐसे भी हैं जो निवेशक और ट्रेडर दोनों हैं, तो कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी। और साथ में भी बताएंगे कि क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत जैसा कि मैंने कहा कि मुकेश पटेल साहब कई सारे रिसर्च लेकर के आए हैं। मुकेश पटेल साहब, एक ज़माना था जब शेयर बाज़ार के लोग जो है कहते थे ट्रेडर से ज़्यादा अच्छा है कि आप निवेशक बन के रहें। हालांकि आज भी लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है तो निवेशक रहो, अच्छा है, ट्रेडिंग में बहुत सारे तकनीकी पेश होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स के लिहाज से पूछें तो इनकम टैक्स की देनदारी के लिहाज से अगर कोई ट्रेडर है तो उस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, और अगर कोई इन्वेस्टर है तो उस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो हमें जो अभी करंट प्रिवेलिंग टैक्स के प्रोविजंस हैं उसके आधार से वित्तीय वर्ष 2025-26 की हम बात करें तो अगर आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपका या तो ये इक्विटी में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म 12 महीने से कम अरसे के लिए आपने जो होल्डिंग किया है और उसमें से गेन होता है, उस पर जैसे हम जानते हैं 20% का फ्लैट टैक्स है। और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है, 1 साल से ज्यादा होल्डिंग वाले आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, इक्विटी यूनिट्स में, तो आपको 12.5, तो 20 और 12.5 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का रेट है। इसकी कंपैरिजन में अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप बिजनेस इनकम दिखाते हैं मार्केट से, तो 0 से लेके जैसे आप जानते हैं 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स ब्रैकेट आता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी आय है, कौन से स्लैब में पड़ेगी, उसके आधार से आपको टैक्स लगेगा। तो ये जो एक 25-26 से टैक्स के स्ट्रक्चर में काफी कुछ बदलाव आए हैं, उसके कारण आज हम बात करेंगे कि हाउ इट हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड, आगे जो था और अब कैसे नजरिए से देखना है। बिल्कुल यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब जो चीज़ें बदली हैं, टैक्स के स्ट्रक्चर में बदलाव आया है, तो एक शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको निवेशक बनने में भलाई है या ट्रेडर बनने में भलाई है, इनकम टैक्स के लिहाज से कहें तो? बिल्कुल लक्ष्मण जी, एक छोटा सा चार्ट हम हमारे दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं जिससे इस पर एक स्पष्ट फोकस और स्पॉटलाइट होगी। पर मैं मोटी मोटी बातें अगर समझाऊं तो ये ख्याल में रखना है, जैसे मैंने बताया कि 12.5% फॉर लॉन्ग टर्म और 20% फॉर शॉर्ट टर्म। अब आप देखिए कि ये चार्ट में से जैसे हमारी नॉर्मल इनकम होती है, ट्रेडिंग इनकम तो नॉर्मल स्लैब में आएगी। तो पहले अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो 12 लाख तक, 12 लाख से कम अगर आपकी आय है तो 0 टैक्स है। अब ये ख्याल में रखना है कि 12 लाख अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन होता है तो 4 लाख का पहले एग्जम्पशन लेते हुए बाकी का 8 लाख, उस पर 20% 1,60,000 लग जाएगा। और इसी केस में जो लॉन्ग टर्म का गेन है उसमें आपको 1 लाख भरना होगा। तो अब ये छोटा जो निवेशक है वो ये सोचेगा कि मैं अगर 12 लाख तक की और या तो उससे मेरी कम आय है तो मैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में 1,60,000 या 1 लाख तक मैं भरूंगा। इसकी कंपैरिजन में अगर मैं ट्रेडिंग में, बिजनेस इनकम में दिखाऊं तो मेरा 0 टैक्स हो जाएगा। तो ये एक उसको एक झटका लगेगा कि आई हैव टू थिंक ऑफ माय स्ट्रेटेजी। उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे
तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए 20 लाख इज लाइक अ कट ऑफ या थ्रेशोल्ड लिमिट, क्योंकि 20 लाख पर जो आपका LTCG का टैक्स लगेगा, अंदाजा मोटा मोटा, वो ऑलमोस्ट आपका जो नॉर्मल इनकम पर टैक्स होगा उसके समान या समकक्ष होगा। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो 30 लाख तक की अगर आपकी शॉर्ट टर्म की इनकम है, वो इनकम को आप शॉर्ट टर्म के बजाय अगर आप उसको ट्रेडिंग या बिजनेस में दिखाते हैं तो इट इज मोर टैक्स एफिशिएंट, मोर टैक्स बेनिफिशियल। तो जैसे लक्ष्मण जी, खास तौर से अब ऐसा है कि छोटे और मीडियम इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो शायद उनको एक डेफिनेटली टेम्पटेशन होगा कि अब मैं इंस्टेड ऑफ कैपिटल गेन्स क्यों ना मैं इसको मैं ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम में दिखाऊं। इसके और भी फायदे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जो कह सकते हैं कि जो छोटे मझोले शेयर बाजार के निवेशक हैं उनके लिए है कि आपको दिखाना कैसे, ट्रेडिंग के तौर पे दिखाना है या फिर निवेशक के तौर पे दिखाना, जो लॉन्ग कैपिटल गेंस टैक्स की देनदारी वहाँ उसे बलती। एक चीज़ और है मुकेश पटेल साहब, वो ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो शेयर बाजार के निवेशक भी हैं और शेयर बाजार के ट्रेडर भी हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं, तो उस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी वो भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि फिलहाल शो में आगे मैं पूछूंगा सवाल इस दर्शकों के लिए, लेकिन कुछ सवाल फोन कॉल्स आ चुके हैं, उनका जवाब ले लेते हैं पहले, फिर उस सवाल पर भी जाऊँगा। तो एक सवाल हमारे पास जालंधर से आया हुआ है ऋत्विक कुमार जी का। ऋत्विक कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या उलझन है आपकी, मुकेश पटेल साहब हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लक्ष्मण जी, एक तो मैं आपको बहुत मुबारक देना पाऊंगा, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और मैं आपका एक रेगुलर व्यूअर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सवाल जो है वो ये है कि मेरे ब्रदर का एक छोटा सोल प्रोप्राइटरशिप रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, जिसमें हम फुल टाइम एम्प्लॉइज कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं उनके पेरोल पे। तो मुझे ये कंफर्म करना है कि ये क्या, अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करूं, ये सेक्शन 144 AD में आएगा या AD में आएगा? तो पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा ये है, ये कंपनीज जो है हमारा टैक्स जो है 194J में काट लेती हैं, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वो एक बड़ी कंफ्यूजन है कि हमारा वो टैक्स जो कट रहा है वो ठीक कट रहा है, उसका रिफंड ले सकते हैं नहीं ले सकते। और लास्टली मुझे बस ये पूछना है कि और कुछ हमारी कैश विड्रॉल होती है अगर अकाउंट से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, तो हम उसको एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? ठीक है, 3 सवाल आपके हैं मुकेश पटेल साहब, तीनों सवाल बहुत ही खूबसूरत हैं, कई सारे लोगों को हम एक-एक करके उसका जवाब ले लेंगे। ऋतिक जी, आप तो हमारा शो पसंद करते हैं, हमें बड़े खुशी की बात है। और 1, 2, 3 आपको तीनों का अगर हम स्पष्टीकरण करें तो सबसे पहले तो मेरा जवाब है कि ये 44 AD, 144 नहीं 44 AD या 44 ADA, 44 ADA प्रोफेशनल्स के लिए, 44 AD बिजनेस के लिए। मेरे विचार में आपका बहुत क्लियर आंसर ये है कि जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज का जो आपका है एक्टिविटी, वो बिजनेस में पड़ता है, प्रोफेशन में नहीं आता है। क्योंकि प्रोफेशन में क्या आ सकता है उसका क्लियर इनकम टैक्स एक्ट में उसकी मीनिंग और डेफिनेशंस दी गई है। ये रिक्रूटमेंट सर्विसेज इज क्लियरली अ बिजनेस। तो 44 AD में अगर आप 6% या 8% के जो नॉर्म्स हैं उसके आधार से प्रॉफिट्स दिखाते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम का आप फायदा ले सकते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये 194J में कंपनीज काटती है। एक्चुअली आपको इन कंपनीज से कहना है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 194C में टीडीएस करिए। टीडीएस तो होगा जरूर, पर 194C के प्रोविजंस लगने चाहिए, क्योंकि आप 194J में कोई प्रोफेशनल सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंट या ऐसे उस तौर से आप सेवाएं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट या उस तौर से सेवाएं नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज, यू हैव टू रिक्वेस्ट देम 194C। और जे में कट गया तो भी आप उसका क्रेडिट तो जरूर ले सकते हैं, यू कैन नॉट बी डिसएंटाइटल्ड टू द क्रेडिट एंड रिफंड। और तीसरी बात यह है कि अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में हैं
तो उसमें एक खुशखबरी ये है कि आमतौर से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता है, ऐसे केस में आपके वो कैश एक्सपेंसेस के लिमिट्स वगैरह जो हैं वो सब अमल में आते हैं, दे आर एप्लीकेबल. बट एज फार एज अ प्रिजम्पटिव बिजनेस इज कंसर्न, you know, whatever withdrawals you make, if they are within the range of the percentage कि जितना आप इससे या इससे ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो वो कैश के एक्सपेंसेस भी आप जरूर क्लेम कर सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट. और जैसे आप जानते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रखने नहीं है. बिल्कुल, तीनों सवाल का आपने बखूबी जवाब दे दिया. ऋतिक जी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, बहुत धन्यवाद. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए. अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से. अशोक कुमार जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार. मेरे पास सावरिन गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी हुआ है अभी. वो 4 साल से पहले मैंने बाजार में खरीदा था, सेकेंडरी मार्केट में जी. तो उसके ऊपर LTC लगेगा नहीं लगेगा? बहुत लोग होंगे जिनका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो रहा है. आपने पूछा लक्ष्मण जी, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि ये आप जैसे जानते हैं कि सेक्शन 47 सब सेक्शन 7C उसमें ये कहा गया है कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और अगर ये ट्रांसफर ही गिने नहीं जाते हैं तो उस केस में आपको कैपिटल गेन की कोई लायबिलिटी आ नहीं सकती है. तो इसके लिए आपको ये ख्याल में रखना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टेस्ट. एक तो इंडिविजुअल के केस में ये फायदा मिल सकता है, HUF या और केसेस में, ट्रस्ट वगैरह में ये नहीं फायदा मिलता है. इंडिविजुअल के केस में आपको फायदा मिलेगा. एंड इन केस ऑफ अ रिडेम्पशन, अभी उसमें ये नहीं कहा गया है 47(7)(c) में कि आपने किस तरीके से एक्वायर किए. आप ओरिजिनल अलॉटमेंट के तौर से होल्ड कर रहे हैं या आपने सेकेंडरी मार्केट में लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको अगर रिडेम्पशन के समय जो भी मिलता है तो वॉट एवर इज द गेन इज फुल्ली एग्जम्प्ट. अगर आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं तो आपको गेन होगा, लेकिन रिडेम्पशन है तो आपको कोई चिंता नहीं है. ओरिजिनल अलॉटमेंट या सेकेंडरी परचेज दोनों के केस में आपको एग्जम्पशन मिल सकेगा. एक सवाल और है मुकेश पटेल साहब, मैं पूछूं उनकी तरफ से या फिर समझ ले, कई दर्शकों का मन में सवाल होता है, ये तो रिडेम्पशन पे जो गेन हुआ वो, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक सर्टेन टाइम फ्रेम पे इंटरेस्ट भी आता रहता है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? जी, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल लक्ष्मण जी. वो एक छोटा सा इंटरेस्ट का एलिमेंट गवर्नमेंट ने इसलिए रखा है कि यू आर टेम्पटेड कि भाई ये केवल अकेला गोल्ड रखते हैं तो इट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट. यहां आपको छोटा सा ये भी फायदा रहेगा, और SGB में आपको रिडेम्पशन पर एग्जम्पशन है. आप आमतौर से सोना या सोने के गहने बेचते हैं तो दैट इज टैक्सेबल. तो इंटरेस्ट तो जरूर टैक्सेबल है, बट रिडेम्पशन अमाउंट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज एग्जम्प्ट. रिडेम्पशन अमाउंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में जो है उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन आपने चलते चलते एक लाइन बोल दी छोटी सी, उसी को लेकर मेरे मन में ये सवाल उठा कि वो ज्वेलरी या गोल्ड बिस्किट या कुछ ऐसी चीजें हैं वो अगर बेचते हैं तो उस पर गेन होता है तो उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा आपको, राइट? जरूर जरूर जरूर. हाँ, तो सिर्फ ये कि सोवरेन देना है टैक्स लक्ष्मण जी. हाँ, ये तो एक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को अपनी खासियत विशेष फायदा दिया गया है. हाँ, ये सारे गोल्ड पे ये प्रोविजन लागू नहीं होता, सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे है. चलिए, इस सवाल के बहाने कई सारे सवाल सुलझ गए. ऐसा करते हैं, हरियाणा चलते हैं, झज्जर, जहां प्रमोद कुमार जी हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. प्रमोद जी नमस्कार. जी, प्रमोद कुमार जी. मैंने 2020-21 में कुछ डेट फंड्स लिए थे और गोल्ड म्यूचुअल फंड लिए थे. अब मैंने 2024-25 में 3 साल के बाद उसको सेल किया था, तो उसमें मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए भाई साहब, 23 जुलाई 2024 जो लास्ट ईयर का बजट आया, उस समय से लेके ये इंडेक्सेशन का जो फायदा है
वो सब एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट में बदलाव होने के कारण उसको दूर किया गया है। माना अब लॉन्ग टर्म गेन के लिए 20% जो आपको ऑप्शन होता था 20% विथ इंडेक्सेशन, वो अब ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू पे 12.5%। द ओनली केस वेयर देर इज एन एक्सेप्शन, और आप चुन सकते हैं कि वेदर यू वांट टू गो टू फ्लैट 12.5 या 20% विथ इंडेक्सेशन, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में एक उसका जो रेसिडेंशियल हाउस है, उसका रहने का घर है, उसके लिए उसको ऑप्शन दिया गया है कि यू कैन चूज द ऑप्शन। लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स में ख्याल रखिएगा, अब 12.5% इज द प्रिस्क्राइब्ड रेट। इंडेक्सेशन को बाय बाय हो गया जुलाई 2024 से। चलिए, उम्मीद करता हूं कोई कंफ्यूजन अब यहाँ पे नहीं रहा होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और टैक्स गुरु में हम चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स बचाने के अलग अलग तरीकों के ऊपर, और हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। लोगों के सवाल ने, इससे पहले एक सवाल और मुकेश पटेल साहब से मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी बेहतरीन चर्चा इन्होंने की कि शेयर बाजार के निवेशक और ट्रेडर के बीच में टैक्स देनदारी का क्या अंतर है। तो मुकेश पटेल साहब, कई लोग ये कहते हैं कि 2 अकाउंट खोल लीजिए, एक में ट्रेडिंग करिए, एक में इन्वेस्टमेंट करिए। तो इनकम टैक्स के पास हम जब जाएंगे तो अपने आप को क्या बताएंगे, ट्रेडर बताएंगे या फिर इन्वेस्टर बताएंगे, या फिर दोनों बता सकते हैं? लक्ष्मण जी, जैसे हमारा राम और श्याम और सीता और गीता डबल रोल में हुआ करते थे, उसी टाइप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सालों से इसको मान्यता दे दी है कि टैक्स पेयर है वो अपना ड्यूअल स्टेटस जरूर रख सकता है। वो ट्रेडर भी रह सकता है विथ हिज शेयर्स एज स्टॉक इन ट्रेड, उसको बिजनेस इनकम दिखाते हुए, और वो अपना इन्वेस्टर के स्टेटस से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसका टैक्स का स्ट्रक्चर का फायदा भी ले सकता है। और जैसे डीमैट में भी एक बार हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी, एक बंदा है वो अपना एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट रख सकता है। तो आप एज अ ट्रेडर अलग डीमैट रखिए, एज एन इन्वेस्टर अलग डीमैट रखिए, तो आप उसका फायदा और जरूर एडवांटेज ले सकते हैं। हाँ, अब ये बता दीजिए, दोनों का फायदा उठा सकते हैं, तो इसमें फायदा क्या होता है दोनों बनने में? बिल्कुल, दोनों में टैक्स देनदारी कैसे जी हमने आगे जैसे बताया, एक तो हमारे लेवल्स ऑफ इनकम जो है उसको लक्ष्य में रखते हुए वी हैव टू चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमको ये समझना है कि जैसे कैपिटल गेन में आपका 2 करोड़ 5 करोड़ कोई भी इनकम हो, लॉन्ग टर्म में द रेट विल बी द फिक्स्ड रेट 12.5 और शॉर्ट टर्म में 20 रहेगी। बट बिजनेस में इट कैन गो अप टू 30%। बट बिजनेस में फायदा विशेष ये है कि आप बिजनेस है इसलिए एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। आप जो कैपिटल गेन में तो बहुत लिमिटेड है, ब्रोकरेज से ज्यादा कुछ आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, या तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट यहां आपका पूरा सेटअप समझिए, आपने रेंट किराया दिया, आपने कोई इक्विपमेंट रखी, कंप्यूटर है, आपका टेलीफोन है, आपका कन्वेयंस और पेट्रोल ट्रैवलिंग का खर्चा है, स्टाफ रखा, माना ऑल एक्सपेंसेस विच अ बिजनेसमैन कैन क्लेम एंड से कि ये मैंने किया है फॉर अर्निंग माय बिजनेस इनकम। और समझिए आपके छोटे से टर्नओवर के दायरे में है तो 44AD के प्रिजम्पटिव इनकम के फायदे भी आप ले सकते हैं। तो ऑल दीज एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेंसेस एंड प्रिजम्पटिव इनकम आर देयर इन केस ऑफ अ ट्रेडर। और एक बात है, सी कैपिटल अगर इन्वेस्टर है तो आपका कैपिटल गेन या लॉस होता है। लॉस जो है वो केवल कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन बिजनेस लॉस आपका अगर हुआ, एफएनओ में से भी हो सकता है, एफएनओ तो बिजनेस ही है, या तो आपने ट्रेडिंग में से लॉस दिखाया, तो एक्सेप्ट फॉर सैलरीड इनकम लक्ष्मण जी आपकी और कोई भी इनकम हो, माना बिजनेस तो सही पर इसके सिवा प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज है, उसके सामने भी आप बिजनेस इनकम जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं।
तो बिजनेस लॉस है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये दो फायदे, एक्सपेंसेस और लॉस का सेट ऑफ, आई थिंक दीज आर डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस दैट यू गेट इन द केस ऑफ अ ट्रेडर। लक्ष्मी, चलिए, तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने बेनिफिट हैं। तो इनकम टैक्स की देनदारी के लिहाज से आप दोनों चुन सकते हैं और ये फायदा उठा सकते हैं जो मुकेश पटेल साहब ने बताया। एक सवाल चलते चलते ले लेते हैं। दिल्ली से राकेश गोयल जी हैं जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश गोयल साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं, क्या हो जाए? तो मैं टैक्स को बहुत आभारी हूँ कि मैंने पहले लगभग 4 क्वेश्चन पहले भी तो सारे मेरे अटेंड हुए हैं। तो मैं सीएनबीसी बहुत का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। हमारे शो से जुड़े रहते हैं आप। तो, सर मेरी क्वेरी ये है कि मैंने दिसंबर 2012 में एक सिंगल प्रीमियम प्लान LIC का खरीदा था, बीमा बचत। हाँ। वो दिसंबर 2024 में मैच्योर हुआ और मेरे को हर 3 साल बाद 15% रिफंड भी मिला LIC से। लेकिन सर जब मेच्योरिटी हुई उसमें उन्होंने डिफरेंस अमाउंट पे TDS काट लिया। क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम है या नहीं, क्योंकि मेरे को एजेंट ने बताया कि ये टैक्स फ्री इनकम होगी। ये सर मेरी क्वेरी है। मुकेश जी। जी हाँ, देखिए भाई साहब, ऐसा है कि सेक्शन 10(10)D के तहत ये जो इंश्योरेंस की मैच्योरिटी अमाउंट का एग्जम्पशन है, इट इज अटैच विद सर्टेन कंडीशंस। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि 2003 से लेके 3 से 12 तक द लॉ वॉज कि आपका जो प्रीमियम का पेमेंट है शुड नॉट एक्सीड more than 20% of your actual capital sum assured, और उसके बाद 10% वाला आया रूल। पर आपने जो 2012 में पॉलिसी ली वो तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट था, माना आपने 100% ऑफ द प्रीमियम एक ही साल में पे कर दिया, इसलिए 10(10)D में आपको कोई फायदा नहीं मिलता, इट इज टैक्सेबल। अब इसमें भी आपका सवाल ये होगा वेदर टैक्सेबल एज कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की पॉलिसीज में वी हैव अ स्पेसिफिक सेक्शन 45(1)B जिसको कैपिटल गेन माना जाता है और आप लॉन्ग टर्म का फायदा ले सकते हैं। लेकिन ये जो रेगुलर ऑर्डिनरी पॉलिसी इंश्योरेंस की है, इसलिए इसको जो गेन है आपने प्रीमियम से ज्यादा जो अमाउंट मिला वो लक्ष्मण जी इनके केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर से ऑफर करके इनको टैक्स भरना होगा। चलिए राकेश गोयल जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब यहां पे मिल गया होगा। मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए, बेहद ही आसान भाषा में, बहुत ही डिटेल में जा करके। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। जब आप अपना सवाल भेजते हैं ना, आप अपना मोबाइल नंबर और नाम ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसे ही हम आपको सीधा टैक्स गुरु से, टैक्स एक्सपर्ट से रूबरू कराएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।